हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है माइस्थेनिया ग्रेविस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का मीनिंग क्या होता है? माई मीन्स मसल, देन अस्थेनिया मीन्स क्या होता है? वीकनेस, एंड ग्रेविस मीन्स होता है सीरियस। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मसल्स में वीकनेस आ जाती है और ये एक काफ़ी सीरियस कंडीशन है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से डिटेल में देखेंगे कि चीज़ें एक्चुअल में इसमें हो क्या रही है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्रोनिक यानी कि लंबी, और साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर यानी कि दोनों चीज़ों में दिक्कतें कॉज हो रही है। नर्व्स में भी हो रही है, मस्कुलर में हो रही है, ठीक है। या फिर जो एक जंक्शन होता है जहाँ पे नर्व और मस्कुलर जो मसल है वो जॉइंट होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत कॉज हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मसल्स वीक हो जा रही है। और साथ ही साथ ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है हमारी सेल्स को या फिर हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन को वो क्या करने लग जाए? हार्म पहुंचाने लग जाए, तो ये क्या कहलाता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर क्रोनिक डिसऑर्डर है, ओके, जिसके कारण क्या होता है? मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। इट कॉजेज वीकनेस एंड रैपिड फटिग ऑफ वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? वीकनेस आ जा रही है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी मसल्स जो है क्या हो जा रही है? थक जा रही है, ठीक है। कौन सी मसल्स? हमारी वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स यानी कि कौन सी, जिन्हें हम अपने खुद के इससे क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ हो गए, फिंगर चलाना है, आई ब्लिंक करना है, ये कौन सी मसल्स होती है? वॉलेंट्री मसल्स होती है, जिन्हें हम अपने मन से क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है? वीकनेस आ जाती है, मसल्स हमारे एक्शंस को फॉलो नहीं कर पाती, ठीक है। वीकनेस गेट्स वर्स विथ एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विथ रेस्ट। और वीकनेस क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा आ जाती है जब कोई पर्सन जब एक्टिविटी करता रहता है तो उसकी मसल्स जो है और ज़्यादा वीक हो जाती है। लेकिन वो जब रेस्ट लेता है तो उसके बाद में उसकी जो मसल्स है वो थोड़ी वर्क करने लग जाती है, मतलब थोड़ी उनमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी मसल्स जो है वीक हो जाती है, मैसेज सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और ये कोई भी पर्सन जब एक्टिविटी करता है उसके बाद में ये जो है ये मसल और ज़्यादा वीक हो जाती है, और जब वो रेस्ट लेता है तो मसल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन की कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें होती है, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन autoimmune disorder characterized by weakness of skeletal muscles due to impaired transmission of impulses at the neuromuscular junction, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू कैरेक्टराइज होता है? वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स। वीकनेस ऑफ, इसमें क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? जो इम्पल्सेस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन से सही अमाउंट में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मसल तक नहीं पहुंच पाती। मतलब इन्फॉर्मेशन आती तो है लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के से जो है मसल तक पहुंच नहीं पाती। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। A chronic autoimmune neuromuscular disorder characterized by fluctuating weakness of voluntary muscles, skeletal muscles due to impaired transmission एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है? जो वॉलेंट्री मसल्स है वो वीक हो जा रही है, ठीक है, वीक हो जा रही है, उनमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका ट्रांसमिशन सही इससे नहीं हो रहा है, मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एनाटमी के थ्रू आपको बताऊंगी कि मतलब डिटेल में चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रही है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले तो हम जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में माइस्थेनिया ग्रेविस में चीज़ें क्रिएट क्या हो रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन और एक मसल जो है आपस में जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टर्मिनल पॉइंट ऑफ द न्यूरॉन है, यानी कि एक्सॉन है, ठीक है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है मसल्स में आनी थी, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी और जिससे जो मसल्स को मिलेगी और मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जिसकी वजह से जो मोमेंट है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो ये एक्सॉन है जो कि टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो मसल मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे भी तो कोई चाहिए, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ACH रिसेप्टर्स, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, इम्पल्सेस आएंगे तो वो साइनेप्टिक वेसल्स को ट्रिगर करेंगे। साइनेप्टिक वेसल्स से जो वो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू रिलीज होगी, और ये वाली जो स्पेस है, ये वाली स्पेस को क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी, और फिर यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उनमें जाकर इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो है मसल का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि सारे रिसेप्टर्स मसल के ऊपर रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जो एक एंजाइम वर्क करता है जिसे मस्क कहा जाता है, ठीक है। मसल स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम जो ये वर्क करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है सारे रिसेप्टर्स को, कि सारे रिसेप्टर्स जो है मसल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी और मसल्स प्रॉपर तरीके से जो है मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सारी कि यहाँ पे कोई भी नर्व इम्पल्स आया और फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर निकला, न्यूरोट्रांसमीटर निकल के क्या हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो है जो मस्क है, मस्क ने रिसेप्टर्स को ऑर्गेनाइज किया, रिसेप्टर्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आके बाइंड हो गई। यहाँ पर आकर जब इन्फॉर्मेशन बाइंड हुई तो क्या हुआ, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, मोमेंट हो गया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा मैसेज भी तो आना है, एक ही मैसेज में थोड़ी काम चलेगा, तो बहुत सारे अगर न्यूरोट्रांसमीटर यहीं पे रह जाएंगे तो फिर दूसरा मैसेज कैसे आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है एक और एंजाइम होता है जिसे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इन्हें तोड़ करके जो है वापस सिनेप्टिक वेसल्स तक लेके जाता है, ताकि दूसरे इन्फॉर्मेशन भी जो है यहाँ मेम्ब्रेन तक आ सके, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो एक प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई कि भाई इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन आके सिनेप्टिक वेसल्स से जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकले, न्यूरोट्रांसमीटर निकल के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए, और मस्क ने जो है ये इंश्योर किया कि सारे रिसेप्टर है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाइंड हुई, और फिर इन्फॉर्मेशन बाइंड होने के बाद में ये वाले एंजाइम ने जो है बाकी के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उन्हें वो जो है थोड़ा ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और वापस पुराने वाले स्टेट में सारी चीज़ें हो गई। और फिर जो है मसल क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहेंगे तो बार बार क्या होगा, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ये वाला एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है, और फिर जो है आगे की प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस वाले कंडीशन में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो ACH है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, ठीक है। अब एंटीबॉडी बनाने लग जाती है तो तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो यहाँ पर ACH रिसेप्टर्स के ऊपर पहले ही बाइंड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो ACH रिसेप्टर्स है इनके ऊपर पहले ही एंटीबॉडी अगर बाइंड हो जाएगी तो क्या यहाँ से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी या फिर पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मस्क, ठीक है। अब ये मस्क के अगेंस्ट भी हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, मतलब वर्क करने लगेगी, और इसके अगेंस्ट भी क्या करने लगेगी, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी। अब इसके अगेंस्ट भी अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या सारे रिसेप्टर्स को इंश्योर कर पाएगा मस्क की ये वो अपनी जगह पर
पर रहे और यहाँ से आने वाली मैसेज को रिसीव कर सके, नहीं कर पाएगा तो मस्क भी क्या कर पाएगा, अपना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैसेज अपनी सही जगह तक नहीं रिसीव हो पाएगा। ओके, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे कॉज होती है, जिसके कारण जो है माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन कॉज हो जाती है, यानी कि मसल वीकनेस जैसी कंडीशन कॉज होती है। फर्स्ट तो ये कि है जो इन्फॉर्मेशन जो है न्यूरॉन से मसल तक आनी थी वो नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस इंफॉर्मेशन को जो है मसल तक आने से रोक देता है। देन सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है, तो वो नहीं, रिसेप्टर्स को ऑर्गेनाइज करने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है, जिसके कारण जो रिसेप्टर्स भी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं और जो है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है वो बन किस लिए रही है, अब हम ये देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो एंटीबॉडीज़ हो रही है, जो एंटीबॉडीज़ है जो एसीएच रिसेप्टर से मस्क से बाइंड हो रही है, ये आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर एक हाईलाइटेड स्ट्रक्चर है जो क्या है, थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, हमारी जो टी लिम्फोसाइड है उन्हें मैच्योर करने का काम करती है, मतलब ये उन्हें सिखाती है कि आपको कौन सी चीज़ों को किल करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो मेजरली जो है ये हमारे जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन और जैसे जैसे जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है नॉर्मली। लेकिन किसी किसी पर्सन में क्या होता है, वो उसकी प्यूबर्टी के बाद भी श्रिंक नहीं होती, उल्टा ओवर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजरली वर्क क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग देने का। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो है बोन मैरो में बनती है, लेकिन वहाँ पे ये क्या रहती है, थोड़ी कच्ची रहती है, जिसकी वजह से जो पूरी प्रिपेयर होने के लिए कहाँ पर आती है, इसमें थाइमस ग्लैंड में आती है, जहाँ से इनको ट्रेनिंग मिलती है कि कौन सा बैक्टीरिया आउटर है और कौन सा हमारी बॉडी की सेल है जिसके ऊपर हमें वर्क नहीं करना है। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों के कारण, जैसे कि थाइमस हाइपरप्लेजिया या फिर जो थाइमोमा होता है, थाइमर हाइपरप्लेजिया यानी कि थाइमस का आकार बड़ा हो जाना और वहाँ पर उसे ओवर एक्टिव हो जाना, या फिर थाइमोमा ये कैंसरस कंडीशन हो जाती है। इन कंडीशनों में क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड है वो ज़्यादा अमाउंट में टी लिम्फोसाइट्स को रिलीज़ करने लग जाती है, जिसके चक्कर में वो उन टी लिम्फोसाइट्स को भी रिलीज़ कर देती है जो प्रॉपरली तरीके से मैच्योर नहीं है, मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का है और कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिस चक्कर में गलत या फिर हम बोल सकते हैं फॉल्टी टी लिम्फोसाइट्स भी जो है थाइमस ग्लैंड से बाहर निकल जाती है। अब ये फॉल्टी टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है कि ये जाकर यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है, ये यहाँ पर मस्क एंजाइम से बाइंड हो जाती है, जिसके मस्क एंजाइम को जो है किल कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, मसल वीकनेस कॉज होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब कैसे कैसे कॉज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी वाला पूरा वर्क कि कैसे कैसे जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में जो है चीज़ें कॉज होती है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ऑटो इम्यून कॉजेज़, यानी कि ऑटो इम्यून कॉजेज़ बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स एसीएच एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये काय के कॉजेज़ है, माइस्थेनिया ग्रेविस के कॉजेज़ है। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि हमारी जो वो खुद का ऑटो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी की ही सेल्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसके कारण न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, मस्क एंजाइम ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नहीं जॉइंट हो पाते या फिर बाइंड नहीं हो पाते, जिसके कारण मसल वीकनेस कॉज होती है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आता है थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मलिटी, थाइमिक हाइपरप्लेजिया और थाइमोमा। ठीक है, अगर थाइमस ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कि थाइमर हाइपरप्लेजिया या फिर थाइमोमा यानी कि ट्यूमर ऑफ थाइमस, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, इस रीज़न से भी क्या होता है, टी लिम्फोसाइट फॉल्टी निकलती है और बॉडी में जो है ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, मतलब टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिसके कारण से जो है मसल्स तक सही अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती और मसल वीकनेस जैसी कंडीशन कॉज होती है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो पहले अगर किसी को फैमिली में रहा हो उस रीज़न से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, सर्जरी अगर किसी की हुई हो उस रीज़न से हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो सकता है, या फिर जो है कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया या फिर बीटा ब्लॉकर्स, इनकी वजह से भी हो सकता है कुछ कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इटियोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस की, जो इसमें चीज़ें हैं वो क्या क्या हो रही है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे कॉज हो रही है, ठीक है। नॉर्मली एसिटाइल कोलाइन ACH फ्रॉम नर्व एंडिंग बाइंड्स टू ACH रिसेप्टर ऑन मसल, मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्सॉन पॉइंट जो होता है, मतलब नर्व का जो एंडिंग पॉइंट होता है एक्सॉन, वहाँ से निकलकर मसल्स में जाने लगता है, ठीक है। मसल्स में जाता है तो वहाँ पे उस जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे रिसीव करने के लिए वहाँ पे जो है ACH रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से ये क्या होता है, जब इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकली, यहाँ पे ये साइनेप्टिक वेसल्स थी, साइनेप्टिक वेसल से इन्फॉर्मेशन निकली, ये यहाँ पर रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड हो गई, ये एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। और फिर क्या होता है, ये जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल कंडीशन होगी कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब अगर थाइमस ग्लैंड जब थाइमस ग्लैंड करने लग जाएगी फॉल्टी इम्यून सिग्नल्स देने लग जाएगी, या फिर फॉल्टी टी लिम्फोसाइट्स को वो जो है बॉडी में रिलीज करने लग जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस फॉल्टी इम्यून सिग्नल्स इंक्रीज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। थाइमोमा या फिर थाइमस हाइपरप्लेजिया की वजह से जो है बॉडी में अगर ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडीज़ का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ACH रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे। बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रॉय और ब्लॉक ACH रिसेप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब दो चीज़ें हो रही थी, एक तो मस्क एंजाइम था जो ऑर्गेनाइज कर रहा था इसको, ठीक है। जो मस्क एंजाइम क्या कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से आकर यहाँ पर रिसेप्टर के ऊपर लग जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएगी, बनने लग जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक तो मस्क एंजाइम को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी, और दूसरी चीज़ ये जो रिसेप्टर्स यहाँ पर ACH के लिए बैठे हैं कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी, हम यहाँ पे लेंगे, ये रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मसल्स तक नहीं पहुँच पाएगी। अब इन्फॉर्मेशन मसल्स तक पहुँच ही नहीं पाएगी तो क्या वहाँ पे हमारी बॉडी एक्टिविटी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, फीवर रिसेप्टर वीक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। अब रिसेप्टर में पहले एंटीबॉडी बाइंड हो गई, मस्क एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो रिसेप्टर भी नहीं रहे, और जितने रहे वो उन पे क्या हो गया, एंटीबॉडीज हावी हो गई, तो क्या होगा फिर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, मसल में वीकनेस आने लगेगी, ठीक है। रिजल्ट मसल वीकनेस स्पेशली आफ्टर रिपीटेड एक्टिविटी, जिसकी रिजल्ट के थ्रू क्या होगा कि मसल्स में क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि चीज़ें क्या एक्चुअल में क्या क्या हो रही है कहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में। इसमें जो है सबसे पहले ऑक्यूलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स जो है किसी भी पेशेंट के सबसे पहले दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है पटोसिस। पटोसिस यानी कि जो आंखें हैं वो थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती है, जैसे कि मान लो ये दोनों आंखें हैं तो ये वाली आंखें जो है थोड़ी डल दिखाई देने लगती है, ठीक है, ड्रॉपिंग आईलिड्स, ओके। देन इसमें दूसरी चीज़ें आती है डिप्लोपिया, यानी कि डबल विजन जो है पेशेंट को दिखाई देने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ पेशेंट की आंखें जो है बहुत जल्दी थक जाती है, और पेशेंट को जो है फोटोफोबिया भी देखने के लिए मिलता है कई कंडीशन में, और ब्लड विजन भी हमें देखने के लिए मिलता है मसल वीकनेस के कारण, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है बल्बुलर सिम्टम्स, यानी कि चेहरे, माउथ और मसल्स को मिलाकर कुछ जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहले तो आता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, यानी कि पर्सन को जो है कुछ भी निकलने में दिक्कत होती है, ठीक है, जिसे जो है डिस्फेजिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेज़ल और वीक वॉइस, ठीक है, ये जो पर्सन है उसकी वीक भी हमें काफ़ी वॉइस मतलब उसकी जो वॉइस भी है हमें काफ़ी वीक सुनाई देती है।
और पेशेंट को जो है च्यू करने में भी, मतलब जो फूड वो खाएगा उसे च्यू करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। और गैग रिफ्लेक्स भी काफ़ी वीक हमें देखने के लिए मिलेगा या फिर पेशेंट को फील होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्केलेटल मसल्स में क्या क्या वीकनेस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है वीकनेस इंक्रीजिंग विथ एक्टिविटी, ठीक है। मसल्स की वीकनेस जो है धीरे धीरे एक्टिविटी के साथ मतलब ये होने लग जाएगी, डल होने लग जाएगी। जैसे कि कोई पर्सन है वो कुछ काम कर रहा है और काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, मतलब काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा थकान होगी, ठीक है। डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब सीढ़ियाँ चलने चढ़ने में भी उसे दिक्कत होगी, चीज़ों को उठाने में भी जो है पर्सन को दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद रेस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट, रेस्पायरेटरी इसमें क्या क्या उसे दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। रिस्क ऑफ माइस्थेनिक क्राइसिस, या फिर इसमें जो है माइस्थेनिक क्राइसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो फेशियल मसल वीकनेस है, फेशियल मसल वीकनेस में जो है पर्सन एक्सप्रेशन लेस दिखाई देता है, मतलब उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और डिफ़िकल्टी इन स्माइलिंग पे, पर्सन को जो है स्माइल करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में जो है सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है कि मतलब सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए, क्या हुआ, सारी चीज़ें हिस्ट्री के थ्रू कलेक्ट की जाती है। फिर उसके बाद फुल बॉडी एग्जामिनेशन किया जाता है, हेड टू टो। देन उसके बाद जो थर्ड आता है टॉन्सिल टैंसिलॉन टेस्ट, या फिर हम इसे एड्रोफोनियम टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन मसल मतलब दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है मसल को टेम्परली जो है इम्प्रूव किया जाता है। कहीं कहीं पर जो है अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो है इसे मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आइस पैक टेस्ट किया जाता है कि आइस पैक से कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सीरम एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाता है, ऐसी मतलब कि बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए मस्क एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। और ACRH यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी हुई है। इसी के लिए क्या किया जाता है, सीरम एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। CT और MRI टेस्ट किया जाता है, सिंगल फाइबर EMG किया जाता है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में जो है सबसे पहले एक ड्रग दिया जाता है जो है एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो एंजाइम था एंटीकोलिनेस्टेरेज, जो एंजाइम था ये क्या कर रहा था, जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर था इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा था, जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर थे इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि दूसरे इन्फॉर्मेशन भी आ सके, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करता है कि इस वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है, मतलब कम करता है या फिर रिड्यूस करता है, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एटलीस्ट कुछ रिसेप्टर पर जाकर तो बाइंड हो और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। इसीलिए ये जो ड्रग है वो दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ड्रग का नाम है मेस्टिनोन, या फिर इसे जो है पाइरिडोस्टिग्मिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेस ACH एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका अमाउंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा ड्रग है वो आता है न्यूस्टेगमाइन, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है, इसमें क्या पेशेंट को क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी जाती है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को कि जो मेन प्रॉब्लम है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो है उसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इसमें मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए दिए जाते हैं, ताकि जो BP शुगर इन्फेक्शन वगैरह रिस्क है ये सारी चीज़ें कम हो सके और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट भी मिल सके, ठीक है। इसमें कौन सा ड्रग दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, और साथ ही साथ एजाथियोप्रिन दिया जाता है। देन आता है माइको वो फेनोलेट
मॉफ्टिल ड्रग जो है पेशेंट को दिया जाता है। ओके, देन आता है साइक्लोस्पोरिन भी पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, इनका इफेक्ट जो है थोड़ा लेट दिखाई देता है पेशेंट में, 3 to 12 मंथ के आसपास जो है पेशेंट में इनके इफेक्ट दिखाई देने मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है, आईवी यूज़ के लिए कौन से दिए जाते हैं पेशेंट को? आईवी इम्यूनोग्लोबिन्स दिए जाते हैं ताकि जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ है वो ब्लॉक हो सके। ठीक है, और ये जो है काफ़ी सीवियर केसेस में यूज़ किए जाते हैं। माइस्थेनिक क्राइसिस वाले जो सीवियर केसेस होते हैं इनमें इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अदर मैनेजमेंट जैसे कि थाइमेक्टॉमी किया जाता है, जिसमें जो थाइमस ग्लैंड है उसे ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यूज़फुल इन थाइमोमा इन जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, उसके बाद जो एक और जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या किया जाता है? ब्लड से एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर किया जाता है ताकि इमीडिएट मसल्स को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़, रैपिड टेम्पररी इम्प्रूवमेंट। ओके, और फिर उसमें जो है कुछ मतलब माइस्थेनिया क्राइसिस वाली कंडीशन हो जाती है तो उसमें आईसीयू मॉनिटरिंग, एयरवे सपोर्ट, वेंटिलेटर केयर और सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में की जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी अगर मसल वीक हो जाती है तो वो पर्सन जो है सांस भी नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि चीज़ें क्या क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या हो रहा है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है और सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।